हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार पिछले कई दिनों से आपको प्रतिदिन एक वीडियो दे रहा हूं और आप लोगों का मेरे वीडियो के प्रति जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, तो पहले तो उसके लिए आपका सबका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड ग्रामर में मैंने दिए, कंफ्यूजिंग वर्ड के बाद मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन के रूल दिए, उसके बाद एक टॉपिक स्पेलिंग बिल्डिंग का दिया। अब मैं एक आपको मिश्रित टॉपिक देता हूं, ग्रामर और लिटरेचर दोनों से संबंधित। अगर हम इंटरमीडिएट क्लास की बात करें यूपी बोर्ड में, तो ये टॉपिक जो है वो ग्रामर से कनेक्टेड है और एग्जाम में इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स मिलाकर ये टॉपिक लगभग 3 नंबर का आता है। और अगर हम बड़े क्लासेस की बात करें, खासतौर से लिटरेचर क्लासेस की, तो हम बात करेंगे ये प्रोवर्ब्स जो हैं इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है लिटरेचर में। लिटरेचर के सभी जेनर में, चाहे वो पोइटिक हो, चाहे प्रोज कनेक्टेड हो, आपका ड्रामा हो, नॉवेल हो, सभी में इनका प्रयोग होता है। तो अब सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रोवर्ब में आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, तो सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करें कि प्रोवर्ब्स होती क्या है। प्रोवर्ब्स को हम अपनी हिंदी में कहावतें कहते हैं। प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं? कहावतें। अब सवाल ये उठता है कि कहावत क्या होती है। कहावत का मतलब होता है, जिसको प्रोवर्ब्स को हम बोलचाल की अंग्रेजी की भाषा में सेइंग भी कहते हैं, SAYING सेइंग, और साथ में एक शब्द जुड़ जाता है ओल्ड सेइंग, यानी कि पुरानी कहावतें। अब कहावतें क्या होती हैं? अगर हम कहावतों के इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो जब से संसार में लिखित इतिहास हुआ या लेखनी प्रारंभ हुई, तब से कहावतें चली आ रही हैं और ये कहावतें अलग अलग भाषाओं में होती हैं। जिस भाषा के लोग हों उस भाषा की कहावतें होती हैं। आज भी इन कहावतों का प्रयोग एज इट इज किया जाता है और ये कहावतों की खासियत ये होती है कि कहावतें जो होती हैं वो यूनिवर्सलिटी को दर्शाती हैं, सार्वभौमिकता को दर्शाती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाती हैं। आज भी जब हम कोई बात कहते हैं और उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या उस बात को डायरेक्ट वे में नहीं कहते, तब हम किसी प्रोवर्ब का सहारा लेते हैं और अपनी बात को पूर्ण करते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का हम प्रोवर्ब की सहायता से अपनी बात के लिए प्रूफ साबित करने के लिए हम प्रोवर्ब का सहारा लेते हैं और प्रोवर्ब की चर्चा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और आम बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाली प्रोवर्ब्स को लेकर आया हूं और मैं प्रोवर्ब्स के आपको कई और टॉपिक भी दूंगा। यह हमारा पहला टॉपिक होगा प्रोवर्ब्स का। तो कौन कौन सी प्रोवर्ब्स मैं आपके लिए इस टॉपिक में लेकर आया हूं, आप चलिए हम लोग एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। पहला मैंने लिखा है गुड माइंड गुड फाइंड। अंग्रेजी में एक कहावत है गुड माइंड गुड फाइंड, मीन्स होता है आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। दूसरी बात एक और आप लोग मस्तिष्क में अपने ध्यान रख लीजिए, प्रोवर्ब जो होती हैं वो प्रायः जैसी लिखी जाती हैं उनका अर्थ वैसा नहीं निकलता, उनका अर्थ कुछ और निकलता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई लाइन जैसी लिखी है उसका अर्थ वैसा नहीं निकलेगा। इस बात को भी आप मस्तिष्क में रखें और जरूरी यह है कि आप इन प्रोवर्ब्स को याद करें। ठीक है, इनका सीधा सीधा एक तरीका होता है कि आप इनको मैक्सिमम वे में याद करिए। गुड माइंड गुड फाइंड मीन्स आप भले तो जग भला। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई चर्चा करते हैं कि आज का समाज बहुत खराब हो गया है, आज ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो घर के होते हैं वो प्रायः कह देते हैं आप भले तो जग भला। यानी अगर आप स्वयं में सही हैं तो सब चीजें सही हैं, अगर स्वयं में आप खराब हैं तो सब चीजें फिर खराब हैं। तो हम इस बात को कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। अब आता है दूसरा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मीन्स अंत भला तो सब भला।
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मीन्स अंत भला तो सब भला। कहने का तात्पर्य जब हम कोई कार्य करते हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं होती हैं कि जब भी हम कोई नया कार्य करेंगे तो ढेर सारी परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर वो कार्य जो सोचकर हम कर रहे थे वहां तक पहुंच जाता है और हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, तब ये लाइन कही जाती है अंत भला तो सब भला। यानी कि बीच में समस्याएं थी, समस्याएं बनी, लेकिन आखिर आते आते उन समस्याओं पर आपने विजय प्राप्त की और अंत कैसा कर लिया, अच्छा कर लिया। तब ये सेंटेंस कहा जाता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और ये विलियम शेक्सपियर, आप सबने नाम सुना है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसका टाइटल भी यही है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक, अगला है लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। लिखा है नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, यानी नीम हकीम खतरे जान। इसको आप लिटिल लर्निंग की जगह लिटिल नॉलेज भी कभी कभी मिल सकता है। आपको लिखा होगा लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कहने का तात्पर्य अल्प ज्ञान जो होता है वह अत्यधिक खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान जो होता है वह अत्यधिक खतरनाक होता है। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने कार चलाना सीखा, अभी पूर्ण रूप से कार चलाना नहीं आता और आप कार लेकर रोड पर पहुंच गए, तो आपका ये अल्प ज्ञान जो है वह आपकी जान तो खतरे में डालेगा ही, यह सामने वाली की जान को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह कहावत कही जाती है लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। चौथा है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ये लाइन जरूर चौथी जो लिखी है ये लगभग जो इसकी हिंदी है उससे मिलती जुलती है। एन एम्प्टी वेसल, एक खाली बर्तन, साउंड्स मच, अधिक आवाज करता है, अर्थात अधजल गगनी छलकत जाए। लिखा है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अर्थात अधजल गगनी छलकत जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग जिनके पास ज्ञान, धन धनाढ्यता या कोई भी ऐसी चीज जो कि पर्याप्त मात्रा में है, वो उस चीज का दिखावा नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग जिनके पास अल्प वो चीजें होती हैं, चाहे वो बुद्धि हो, ज्ञान हो, पैसा हो, समृद्धि हो, ऐसे लोग उसका दिखावा अत्यधिक करते हैं। तो तब ये लाइन कही जाती है जब हम शो ऑफ ज्यादा करते हैं कि एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। फिर आता है आपका पांचवा, ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आंच क्या। लिखा है सांच को आंच क्या, अर्थात यदि आप अपनी जगह सही हैं, सच के साथ हैं, तो दुनिया के किसी भी टेस्ट, किसी भी परीक्षा से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से सच के साथ हैं। तो तब ऐसा हम कहते हैं सांच को आंच क्या। फिर आता है 6 नंबर। 6 है आपका हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट और हिंदी लिखी है जल्दी का काम शैतान का। क्या लिखा है, जल्दी का काम शैतान का। कहने का तात्पर्य है जब भी हम कोई कार्य बिना सोच समझ के करते हैं, कोई भी कार्य जल्दी में करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावनाएं होती हैं कि हमारा वह कार्य जो है उसमें गलतियां हो सकती हैं या वह कार्य गलत होगा, और इसलिए कहा गया है शैतान का। अब आप कहेंगे सर शैतान के काम से क्या मतलब है, तो भैया देखो शैतान का कार्य जो होता है वह हमेशा गलत होता है और ईश्वर का काम जो होता है वह हमेशा सही होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट या विरोधाभासी हैं। अब आता है नंबर 7, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन, बहुत अच्छी कहावत है ये। विपत्ति का साथी कोई नहीं, विपत्ति का साथी कोई नहीं, तब ये लाइन कही जाती है एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। यानी कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं, आप कष्ट में होते हैं, उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। उस समय आपका साथ देने वाला
कोई नहीं होता। और तब ये लाइन कही जाती है विपत्ति का साथी कोई नहीं, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। और आप कह सकते हैं इसी कहावत पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना और बना है बॉलीवुड में, जिसको कि हम जानते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और दुख में कौन साथी है? मेरे राम, यानी कि ईश्वर। ठीक, तो दुख के समय कौन काम आता है? ईश्वर, कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए लिखा है विपत्ति का कोई साथी नहीं। अगला आता है 8वां, ए ड्रॉनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ। बड़ी अच्छी कहावत है ये साहब, हम सब कॉमन रूप से इस कहावत को जानते हैं। ए ड्रॉनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब होती है, कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो जो भी 1% भी हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए आशावान हो सकती है, हम उसके सहारा, उस चीज के सहारे के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और तब ये लाइन कही जाती है डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि हमें तो डूबना ही है, अगर हो सके बच सके किसी प्रकार से तो हम उसका प्रयत्न करते हैं। और तब तिनके का सहारा भी डूबते के लिए बहुत अधिक होता है। अब आता है 9 नंबर, ये भी लाइन बुजुर्ग प्राय कहते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ मीन्स तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर कहने का मतलब है कि जितनी अर्निंग हो उसी हिसाब से खर्च करिए। जितनी अर्निंग हो, कमाई हो, खर्च भी उसी हिसाब से करिए। अगर कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो हाथ तो पसारने ही पड़ेंगे, उधार तो मांगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कही जाती है तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। 10वां आता है बेटर टुडे देन टुमारो। कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत सुपर दोहा है। कबीरदास जी की खैर सभी दोहे बहुत प्यारे हैं। तो एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बेटर टुडे देन टुमारो, काल करे सो आज कर, वही मतलब हुआ। बेटर टुडे, आज ज्यादा अच्छा है, देन टुमारो, कल पर छोड़ने से। तो हम लोगों की प्राय ये कमी होती है कि जब कोई भी काम आता है तो हम क्या कर देते हैं, कल कर लेंगे। तो भैया कल पर कोई कार्य ना छोड़ें, जो कार्य है इन हैंड उसको आज ही कंप्लीट करें। और इसलिए ये लाइन कही जाती है काल करे सो आज कर, बेटर टुडे देन टुमारो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्रम में अगला 11 नंबर की प्रोवर्ब मैंने आपके लिए लिखी है, प्रायः बोली जाती है। प्रायः हमने सुना है, जितने फिलोसफर हैं वो सब ये लाइन कहते हैं, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून, यानी कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है, यानी कि भाग्य भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयत्न। और जब आप प्रयत्न करते हैं तो कुछ अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं। और तब ये लाइन कही जाती है, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून, यानी कि प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। नेक्स्ट है इसमें, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। बड़ी अच्छी कहावत है ये, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। इस दुनिया में सबसे सरल कार्य अगर कोई है तो दूसरे को उपदेश देना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और जब खुद पर आती है तब वो हम स्वयं नहीं करते। तो तब ये लाइन कही जाती है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। दूसरों को कहने से, उपदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण करके दिखाइए। छोटे क्लास में एक कहानी है जो कि आपकी इसी प्रोवर्ब पर आधारित है। एक बार क्या हुआ, मोहम्मद साहब
के पास एक मां अपने पुत्र को लेकर आती है और कहती है कि मोहम्मद साहब, मेरा बेटा जो है वो खजूर बहुत खाता है, आप इसको समझाइए तो शायद आपकी बात मान ले। मोहम्मद साहब ने कहा कि 3 दिन बाद आना। महिला तो 3 दिन के बाद दोबारा लेकर गई बच्चे को। मोहम्मद साहब ने फिर कह दिया 3 दिन बाद आना। महिला फिर 3 दिन के बाद गई। मोहम्मद साहब ने फिर कह दिया 3 दिन बाद आना। ऐसी प्रोसेस कई बार हुई। आखिरकार जब काफी दिन बीत गए तो महिला बड़ी क्रोधित में आ गई लास्ट में, और उसने कहा मोहम्मद साहब समझाइए ना मेरे बेटे को, इतनी बार मैं आ चुकी हूं। तो मोहम्मद साहब ने उस बच्चे को बुलाया अपने पास और उससे सिर्फ इतना कहा, बेटा खजूर कम खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, सिर्फ इतना। अब जो महिला थी उस बच्चे की मां, वो पजल रह गई इस बात को लेकर। उनका इतनी ही बात ही अगर कहनी थी तो जब पहली बार में आई थी तभी कह देते ये। तो उसने मोहम्मद साहब से ये सवाल किया कि भाई पहली बार में क्यों नहीं कहा आपने। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जब आप पहली बार मेरे पास अपने पुत्र को लेकर आई थी उस समय मैं स्वयं खजूर बहुत खाया करता था। जब मैंने स्वयं पर कंट्रोल कर लिया इतने दिन में, तब मैंने इस बच्चे से कहा कि खजूर कम खाया करो। तब ये कहावत कही जाती है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। उपदेश देने नहीं चाहिए बल्कि उदाहरण सिद्ध करके दिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, वन swallow does not make a summer. One swallow does not make a summer. swallow एक चिड़िया होती है एक प्रकार की, और इस चिड़िया की खासियत ये होती है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है एज वेदर चेंजेस, जब मौसम परिवर्तित होता है। और ये चिड़िया जो है वह सिर्फ उस स्थान पर मिलेगी आपको जहां गर्मी पड़ रही होती है। ठंडे स्थानों पर ये चिड़िया सरवाइव नहीं कर पाती। तो तब ये लाइन कही गई, वन swallow does not make a summer, कि एक चिड़िया गर्मी का निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यानी कि जब कोई कार्य करना हो, कोई बड़ा कार्य आपको करना है, तो उसके लिए कलेक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है, समूह की जरूरत पड़ती है। एक अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तब ये लाइन कही जाती है, वन swallow does not make a summer, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगला आया, मैनी मैन मैनी माइंड्स, अपनी डफली अपना राग। मैनी मैन मैनी माइंड्स, अपनी डफली अपना राग। यानी कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही सब अलग अलग आपको राय देंगे, क्योंकि जितने लोग उतनी राय। तो अपनी डफली अपना राग। तो मैनी मैन मैनी माइंड्स। अगला आया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि हर चीज की अधिकता बुरी होती है। तब मैंने लिखा, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य, कोई भी कार्य हो अगर आप उसको लिमिट में रहते हुए करते हैं तो वो चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। वह संबंध, वह चीज या वह व्यसन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जब आप उस चीज की एक्सेस कर देते हैं, अधिकता को बढ़ा देते हैं। तब वो चीजें क्या हो जाती हैं, आपके लिए खतरनाक हो जाती हैं। तो तब ये लाइन कही गई है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अधिकता बुरी होती है। 16 नंबर, ए फिगर अमंग साइफर्स। ए फिगर अमंग साइफर्स मीन्स अंधे में काने राजा। बड़ी कहावत कही जाती है ये, अंधे में काने राजा। मतलब जहां समूह मूर्खों का हो, जहां समूह मूर्खों का हो और उस मूर्खों के समूह में अगर एक व्यक्ति जिसमें जरा सी भी बुद्धि है, अगर वह बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है, तो वह उन मूर्खों का क्या बन जाता है, शासक, राजा। तो अंधे में काने राजा, ए फिगर अमंग साइफर्स। अगला आता है, ग्रेट क्राई लिटिल बुल। ग्रेट क्राई लिटिल बुल, यानी कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। यानी कि बहुत किसी की तारीफ सुन ली,
बहुत, ये ऐसा है वैसा है, मेरे बहुत सारे किस्से सुन लिए। जब स्वयं अपनी आंखों से देखा तब हमें, जो हमने उसके लिए एक्सपेक्टेशन की थी, जो हमने उस चीज के बारे में अपना मन मस्तिष्क बनाया था कि ये चीज ऐसी होगी, जब वो चीज वैसी नहीं पाते, उससे निम्न स्तर की पाते हैं, तब हम ये लाइन बोलते हैं, ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ऊंचे दुकान फीकी पकवान। 80 नंबर, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बहुत कहावत ये बोली जाती है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अब इसमें ये तो मतलब है नहीं कि एक पत्थर से दो चिड़ियां मार देना। मैंने प्रोवर्ब में समझाया है, अधिकतर प्रोवर्ब जैसी लिखी होती हैं उनके अर्थ वो नहीं निकलते। तो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन यानी कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई कार्य, एक कार्य सोचकर चलें और उस एक कार्य के करने से स्वतः ही दूसरा कार्य हो जाए, तब हम कहते हैं एक पंथ दो काज। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, मार्केट जा रहा है, उसको सब्जी लेनी है और सब्जी लेते समय उसको ध्यान आया कि भैया घर का दूसरा सामान भी खरीदना है, वो भी ले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पंथ दो काज। वो गया एक बार और काम दो करके लाया। उसके बाद वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर, वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर यानी कि कांटा ही कांटे को निकालता है। यानी कि समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान भी समस्या में ही छिपा होता है। उसके लिए कोई अलग से युक्ति नहीं निकालनी पड़ती। जो समस्या है समाधान भी उसी समस्या में ही छिपा होता है। जैसे कि जहर ही जहर को मारता है, हिंदी में इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, जहर ही जहर को मारता है। वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर। हम सब जानते हैं जितने भी एंटीडोट्स बनते हैं पॉइजन के, वो सब पॉइजन से ही बनते हैं। सांप के अगर कांटे का एंटीडोट बनेगा, इंजेक्शन बनेगा, तो वो भी सांप के जहर से ही बनेगा। तो वही स्थिति है, कांटा ही कांटे को निकालता है। वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर। 20 है आपका, मच एडो अबाउट नथिंग। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, कॉमेडी है, मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुईया। यानी कि बहुत शोर शराबा मचाया, ये है वो है किसी भी चीज के बारे में, और जब वास्तविकता देखी तब पता लगा कुछ नहीं है, सब बेकार। तो मच एडो अबाउट नथिंग यानी कि खूब ढोल पीटना, खूब तारीफ करना, और जब वास्तविकता निकली सामने तब पता लगा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट है। तो मच एडो अबाउट नथिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुल मिलाकर 20 प्रोवर्ब्स दी। ऐसे ही मैं बीच बीच में इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स की वीडियोस आपको देता रहूंगा। ये मैं लगातार नहीं दूंगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये बीच बीच में चलती रहेंगी। अब मैं जल्दी से ही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एडजेक्टिव के 5 टॉपिक आपको दे दिए थे, 5 पार्ट, उसमें एडजेक्टिव का पार्ट 6 आज मैं आपको जल्दी ही आजकल मैं आपको फिर से दूंगा। और उसके बाद लिटरेचर, और जो मेरे स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर कॉलेज लेक्चरशिप की जो जीआईसी और जीजीआईसी में वैकेंसी आई हैं, उनके लिए बहुत जल्दी मैं पूरा सिलेबस जो उनका है उसको लेकर वीडियो दूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को कायदे के साथ फॉलो करते रहेंगे तो आपको किसी भी बुक, किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने YouTube चैनल पर ही आपको उसके संबंध में पूरी तैयारी करवा दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।